नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल एफएम के तौर पे। निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है और हर साल की तरह इस साल भी टैक्स पेयर्स को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ तो छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ फैसले और लिए गए हैं और उन्हीं फैसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अनेजा। नमस्कार अभिषेक अनेजा जी, आप बताइए, आप पहले नमस्कार बजट से प्रतिमा जी। खुश हैं या खुश नहीं हैं? बजट से खुश या ना खुश होने वाली इसमें बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का बजट था सेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन वो ऑलमोस्ट सिमिलर रखा गया है। कुछ एक दो चीजें हैं अच्छी या बुरी, वो भी डिपेंड कर सकता है कि आप और मैं क्या सोचते हैं उसके बारे में। बट अदरवाइज जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जब स्पीच दी तो उन्होंने जो फोकस एरियाज बोले कि वी वांट टू बिल्ड अप द नेशनल हाईवे स्ट्रक्चर एंड वी आर लुकिंग एट नेक्स्ट 25 years of 100 years ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस। तो वहां तक हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी सोच को लेकर आने वाला बजट। ओके, यानी कि आप इस बजट से खुश है एक तरीके से। एक और चीज जो हम पूछना चाहेंगे कि इस बार एक फैसला लिया गया है कि आप पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइन देकर के उसे करेक्ट कर सकते, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा, बेसिकली क्या है कि अभी अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, जो पिछले साल लेटेस्ट प्रोविजन था उसके हिसाब से आप अपनी रिटर्न रिवाइज या आप लेट टू लेट जो रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं वो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। से फाइनेंशियल ईयर आप अगर बात करें 21-22 की, तो इसकी जो लेटेस्ट रिटर्न जो नॉर्मल टाइम है 31 जुलाई है इंडिविजुअल के लिए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप अगर डिले भूल जाते हैं अपने रिटर्न या किसी वजह से दिसंबर 2022 तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके बाद भी भूल जाते हैं या आपसे कोई गलती रह जाती है रिटर्न के अंदर, तो उसमें 2 साल का एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिसमें पहले साल में एक एडिशनल टैक्स आपका जो आपका डिफरेंशियल बन रहा है उसके ऊपर 25% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप फिर भी भूल जाते हैं और आप दूसरे साल में जाके फाइल करते हैं तो 50% देना पड़ेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट आपको पेनलाइज कर रही है रिटर्न पे कम टैक्स देने के लिए या रिटर्न ना फाइल करने के। तो ये पेनल्टी कितनी है और अभी तक हम क्या पे कर रहे थे और अब इस फैसले के बाद कितना देना होगा? देखिए, एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आप अपने रिटर्न नहीं फाइल कर सकते आफ्टर 31 दिसंबर, अनलेस आपको कोई नोटिस सर्व हुआ हो। ठीक है, वो नोटिस सर्व होने का मतलब है कि आपका स्क्रूटनी में केस आ जाना या आपके ऊपर आगे असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाना। उसके केस में अगर आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी निकलती है तो 50% या 300% तक का आपके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज। तो अगर आपने कोई बहुत आपको कोई ब्लंडर मिस्टेक नजर आती है टैक्स पेमेंट के लिए, जो आपने आपका टैक्स कम पे हुआ है किसी वजह से, तो आप उसको सुधार सकते हैं, आप उसको 25% तक में भी पे कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता था वो रिटर्न फाइल करने का, अगर हम भूल भी जाते थे तो हमें अप्रोक्सीमेटली 2 साल का टाइम मिलता था फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। ठीक है, फिर उसको घटा के 9 महीने कर दिया था। अब एक तरह से इस प्रोविजन के थ्रू उसको 3 साल कर दिया। ओके, तो ये बेसिकली किस तरीके की यूजर या किस तरीके के टैक्स पेयर को ये फायदा होगा, क्योंकि जिनकी इनकम जिन्होंने छुपाई है या पहले टैक्स नहीं पे किया है या जिनको नोटिस आया है उन्हें, यानी कि नॉर्मली किसके फायदे में, किसे ये फाइन देने के बाद ये रिटर्न अपना वो दिखा सकते, वो एक चीज हमें बताइए। देखिए, एज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिशनर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को टैक्स की नॉलेज नहीं होती है। एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी देखा जाए तो जब वो जाते हैं बैंक में लोन लेने या या उनको इंडिया से बाहर पढ़ने भेजना है और उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी, तो उनके पास कोई सीधा प्रोविजन नहीं था रिटर्न फाइल करने का। ओके, यानी उन लोगों के तो लिए अब इससे बहुत फायदा होगा। अब कम से कम वो कुछ पैसे फालतू देके, अगर उनकी जेन्युइनली लायबिलिटी ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो वो उसको पे करके आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि अगर आपकी इनकम कम हो रही है या अगर आपका रिफंड बन रहा है, जो ओके। आपने ओरिजिनल रिटर्न में फाइल किया था उससे ज्यादा रिफंड बन रहा है, तो आप इस प्रोविजन का यूज नहीं कर सकते। आप इस प्रोविजन का यूज तभी कर सकते हैं जब
सॉरी, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। कब कर सकते हैं इस प्रोविजन का इस्तेमाल? जब आपने एडिशनल टैक्स देना है गवर्नमेंट को, अगर ओके। आपने इनकम, अगर आपकी कम हो जाती है, आपको लगता है कि आपने ज्यादा इनकम भरती थी पहले और अब आपने उसे कम करना है, तो आप कम नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी रिफंड लेने का चांस नहीं है, आप टैक्स ज्यादा इसमें चुका हाँ, करके कर आपको सकते। टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। इस बार बजट में एक बहुत बड़ी चीज ये हुई कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगाया गया। तो इसे लगाने के बाद एक जो अनिश्चितता थी कि पता नहीं क्या होगा, क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाएगा, पूरी तरह बैन हो जाएगा, वो एक चीज लगभग खत्म हो गई है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं और इसका क्या असर होगा? देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो रेगुलेशन है वो सेपरेट एक्ट के थ्रू आएगा। हालांकि अगर आप इस पे एक क्लैरिटी नहीं थी क्रिप्टो पे, कुछ लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन में भी लेके जा रहे थे। कैपिटल गेन में नॉर्मली प्रोविजंस ये हैं कि अगर आपका कुछ अगर अनस्पेसिफाइड एसेट है, जैसे क्रिप्टो को कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, तो उस पर 36 मंथ्स का टाइम पीरियड एप्लीकेबल था। अब उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आपको 30% ही देना पड़ेगा अगर आप इसको कैपिटल गेन में भी ट्रीट करते हैं, आपका लॉन्ग टर्म में नहीं है। फर्दर आप इस पे इसकी एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप पे करेंगे इसको एक्वायर करने के लिए, उसके अलावा भी अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, अगर आप इसको बिजनेस में ट्रीट करते हैं, क्लेम करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे इस पे हमारी पहले भी बात हो रही थी, तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि वो एक्विजिशन का पहले और अब में क्या फर्क होगा इस टैक्स के रूल के बाद। अब नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर मेरा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह में जो मेरे कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं इन केस ऑफ कैपिटल गेन आल्सो, मैं उनको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता था। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर मेरा कुछ, मैं ये शो कर रहा हूँ मेरा इससे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इंकर कर रहा हूँ, तो मैं उस एक्सपेंस को क्लेम कर सकता था। लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दे हैव वेरी क्लैरिफाइड, दे हैव वेरी क्लियरली सेड कि आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट पे लोन लेके भी तो भी इस पे एक डिबेट आएगा कि मैं इसको क्लेम कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो उसमें अब आपको इंटरेस्ट वगैरह या कुछ और एक्सपेंसेस आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपने लोन लेके भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो पहले जो फायदा होता था वो नहीं होगा, अब आपको 30% टैक्स देना ही देना है। टैक्स रहेगा। ओके। अच्छा, इसमें जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा मार्केट है या जिस जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, इसको लेके आपको मतलब, क्योंकि एज अ सीए क्या आपको कभी अपने क्लाइंट के साथ ऐसे कुछ आए हैं कि अच्छा हम कैसे इसे आगे प्रोसेस करें या अब क्या करना होगा, कुछ ऐसा अलग सा? सी क्रिप्टो करेंसी को जहां तक मैं देखता हूँ, तो जब पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे मार्केट में फेस आई इसकी, बिटकॉइन के बारे में नॉलेज आई लोगों को, तो मैं एक चीज को देख के बहुत हैरान था कि यंगस्टर्स जो हैं आज की डेट में, वो लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी से बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट करी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उस समय जो क्वेश्चन था वो था इसका रेगुलेशन का, आरबीआई का, ये सब चीजें थी। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आरबीआई का ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस वापस फ्लरिश करने लग गए। और अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये पढ़ा कि इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का ट्रेंड आ रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्रिप्टो में। अब कितना आसान हो गया, आप ऐप खोलिए, उसमें 2-4 प्रोसेस होते हैं केवाईसी के, वो आप कंप्लीट करिए और आप 100 रुपए से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और इससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी, वो एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा सरकार की क्रिप्टो इनकम भी से। बढ़ेगी और सरकार ने अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च अपनी करने का क्रिप्टो डिक्लेयर करेंसी किया। भी लॉन्च कर दी है, अब देखिए वो किस तरीके का होता है। अच्छा, एक और चीज इस बजट बिल्कुल। में जो आया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज था उसकी कैपिंग कर दी गई। मतलब ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो अल्ट्रा रिच या उनकी इनकम ज्यादा है उनके लिए है, तो उस पे थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को पता चले कि किसी को तो फायदा हुआ है। बिल्कुल, बेसिकली क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट्स में, शेयर मार्केट में, तो हमारे जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनसे जो इनकम आती है उस पे सरचार्ज जो था वो 15% लगता था। लेकिन अब बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब उन्होंने सेक्शन 112 को भी उसमें ऐड कर दिया है। तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पे आपका कैपिटल गेन आएगा,
और फर्दर जो सरचार्ज लगेगा वो भी अब 15% के हिसाब से ही लगेगा, पहले वो अप टू 37% तक चले जाता। ओके, ओके, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ अगर हम उनके टैक्स के तो उसका स्लैब क्या होता था, मतलब कितनी इनकम होती थी तो उनको सरचार्ज देना पड़ता था? 50 लाख से 1 करोड़ में 10% का लगता है, विच इज ऑन द लोअर साइड। ठीक है, उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ पे 25%, और जो 5 करोड़ से एक्सीड होती थी उस पे 37%। 37% सरचार्ज। अभिषेक, आपकी आवाज ब्रेक कर दी। 37% सरचार्ज, जो अब मैक्सिमम 50, 37%, जो अब घट के कितनी हो गई है? 15% हो गई है, लेकिन वो 50%। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के केस में है। ओके। अब जो टैक्स के लिए हमारे मुद्दे तो इतने ही थे, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें ये वाला डिसीजन बहुत अच्छा रहा, मतलब एज अ सीए नहीं तो एज अ एक मतलब भारत के नागरिक के तौर पे, कि हाँ इस फैसले से आगे चल के कुछ अच्छा होगा, मतलब एक जो सबके लिए एक बात। मैं ये कहूंगा कि एक सेक्शन 80 डीडी भी आया है, जिसमें जो दिव्यांग जो हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल सेक्शन आया है। इसमें पहले क्या होता था कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती थी तो जो इनकम, लेकिन अगर प्रपोजर की एज जो है वो 60 ईयर से एक्सीड हो जाती थी और प्रीमियम की पेमेंट रुक जाती थी, तो जो इनकम मिलती थी वो टैक्सेबल होती थी। अब वो चीजें अब इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके उस चीज को भी इंक्लूड कर दिया है कि वो भी पॉलिसीज इश्यू हो सके। अच्छा, ओके, इसे फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि बीच में थोड़ी वॉइस ब्रेक कर गई थी। कि जो दिव्यांग है उनके लिए सेक्शन 80 डी में जो फैमिली मेंबर उनके ऊपर एक्सपेंस करते थे उनको डिडक्शन मिलता है। ओके, ठीक है, तो उनको डिडक्शन मिलता था। उसमें पहले जो कंडीशन थी, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू हो सकती थी, उसमें कंडीशन थी सिर्फ डेथ ऑफ प्रपोजर की, जब वो फंड्स आपको दिव्यांग को मिल सकते थे। ओके, ठीक है, तो अब उसके अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट करी है, से एक्सीड भी हो जाती है तो वो पॉलिसीज भी अब आ सकती है। अच्छा, सेकेंडली क्या हुआ है कि अब उससे भी जो प्रपोजर की, अगर प्रपोजर इज स्टिल अलाइव एंड उसकी पेमेंट रुक गई और जो दिव्यांग है उसको जो फंड्स मिलेंगे वो भी अब एग्जेम्प्ट है, ये ओके। इसमें आया है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम है और बहुत राहत भरा कदम है। तो अभिषेक, अभी हम कुछ मुद्दों पे आपसे बात करेंगे आगे चल के, और फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।